हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ के साथ पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, जिसमें से पहले हमारा बहुत बेसिक स्टैंडर्ड चलने वाला है। फिर धीरे धीरे हम जानेंगे आज पुली क्या होती है ना, पुली के बारे में क्वेश्चंस करेंगे और फिर धीरे धीरे उस लेवल को हम बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे और फिर पढ़ने वाले हम कंस्ट्रेंड मोशन, जब हम चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि हमारे पास देयर आर 3 ब्लॉक्स, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम, और उस पर लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स। बोला गया फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 किलोग्राम। हमें इस वाले ब्लॉक पे 2 किलोग्राम पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब देखिए, ये 2 किलोग्राम पे नेट फोर्स लगाएगा कौन? पहली बात सर, इस पे देखना, ध्यान से सुना भाई, इस पे एक फोर्स तो 3 किलोग्राम लगाएगा इस डायरेक्शन में। अगर हम एफबीडी की बात करें तो अगर मैं इस 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाऊं, ये रहा 2 किलोग्राम, और एफबीडी का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसका भी बना रहे हो उस पे देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। वो किस पे लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उस पे कितने लग रहे हैं वो फोर्स करें। तो इस पे कौन कौन लगाएगा? 3 किलोग्राम लगाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। तो इधर एक 3 किलोग्राम लगाएगा, यानी N/2/3। एक ये 1 किलोग्राम वाला भी पुश करेगा इधर, ये रहा एक N/2/1। अच्छा, एक नॉर्मल भी लगने वाला है। नॉर्मल कौन लगाएगा? सरफेस किधर लगाएगा? ऊपर, ठीक है। एक इसका खुद का लगने वाला है, M/G, M/G नीचे। लो जी, ये इस पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, यानी देखो, ये वाला ब्लॉक, जायज बात है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि चलने वाला तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि कंस्ट्रेंड है, मजबूर है ना, रिस्ट्रिक्शन है इसकी कि ये इसी डायरेक्शन में चलने वाला है, क्योंकि इस पे फोर्स लगाया गया है इस डायरेक्शन में। सेकेंडली, ये ना ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाने वाला है। तो जो नेट फोर्स आने वाला है बच्चों, नेट फोर्स ध्यान से रखना, ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाला। तो मैं लिख सकता हूं, ये जो ग्राउंड ने इस पे नॉर्मल लगाया है, F नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू ग्राउंड, ये 2G के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं N2G, दिस इज इक्वल्स टू 2G। चलिए, अब इस पे नेट फोर्स कितना लगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए, N23 इसको इधर धक्का मारेगा, N21 इसको इधर धक्का मारेगा, लेकिन इसकी कंडीशन, इसका कंस्ट्रेंट क्या है? ए डायरेक्शन में चलने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो F नेट निकालना है ऑन 2 पर। F नेट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? N23 पॉजिटिव x माइनस N21। अच्छा, सेकंड लॉ जल्दी बोलिए, सेकंड लॉ क्या कहता है? M into A किस पे लगा रहा है? 2 पे। तो M into A, दिस इज इक्वल्स टू N23 माइनस N21। मास कितना बच्चों? 2 किलोग्राम। ए हमें नहीं पता, लो जी आंसर आ गया। अब हमारा मेन मोटो क्या है बच्चों? अगर मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाए तो भी निकाल सकता हूं, नहीं तो N23 N21 पता लग जाए तो भी निकाल सकता हूं, मर्जी मेरी है। तरीके दोनों से करके दिखा देता हूं आपको, जो सा अच्छा लगे वो रख लेना। अब देखिए, पूरा सिस्टम चलेगा तो एक ही डायरेक्शन में चलने वाला है, एक ही एक्सेलरेशन से चलने वाला है। तो इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। और नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा? F/m ऑफ दिस सिस्टम, दिस इज इक्वल्स टू A। क्योंकि कंस्ट्रेन है, जितने से ये चलेगा उतने से ये चलेगा, उतने से ये चलेगा, मजबूर है भाई, रिस्ट्रिक्शन है इन लोगों के पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितना है बच्चे? फोर्स लगा 12 और मास हुआ 6, यानी 12/6। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 2। तो यहां अगर मैं एक की वैल्यू रखूं तो F नेट यानी N23 माइनस M21 कितना आ गया बच्चों? 4। यही हमसे पूछा गया था। अगर कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे, वो फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से करना चाहे तो वो करते हैं। देखिए, अब बताइए 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 3 का।
तो अगर मैं 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, देखिए ये 3 किलोग्राम, इधर फोर्स कितना लग रहा है बच्चे 12 न्यूटन, और 2 3 पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, हाउ मच N32, N32। तो नेट फोर्स देखो, अब एक्सेलरेशन इधर है बच्चों, तो N32 अब देखिए किधर निकला, ब्लॉक इधर चल रहे हैं, तो यानी इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इस डायरेक्शन में लगने वाला। इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन माइनस N32, दिस इज इक्वल्स टू एफ नेट किस पे निकालना है 3 किलोग्राम, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू ए कितना है बच्चे 2, तो N32 बताओ बच्चों कितना है, N32 कितना आ गया 6 न्यूटन। चलिए जी N32 तो आ गया सर 6 न्यूटन। अब सिमिलरली ऐसे ही मैं इस पे निकालता हूं 2 किलोग्राम वाले पे, देखो ध्यान से 2 किलोग्राम का अगर मैं लगाऊं, क्या लगाता बेटा नेट फोर्स निकालते हैं, एफबीडी बनाते हैं, बनाओ चलो। 2 किलोग्राम वाले पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 2 किलोग्राम वाले पे कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना 2 किलोग्राम पे ये लगाएगा इस डायरेक्शन में कितना N23, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में कितना N21, ये तो वही इक्वेशन बन गई है ना, तो N23 माइनस N21 दिस इज इक्वल्स टू 2, यानी m बोले तो कितना इसका 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो हमें इस पे निकालना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब 1 का एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाते हैं 1 का, तो 1 पे कौन फोर्स लगा रहा होगा बच्चे, 1 पे 2 लगा रहा होगा ना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर कितना F12, कितना सर इस पे तो अकेले लगेगा, दिस इज इक्वल्स टू m इंटू ए, F12 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, मास कितना 1, एक्सेलरेशन 2, यानी F12 की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। चलिए अब देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जितना 2 1 पे लगा रहा होगा उतना ही 1 2 पे लगा रहा होगा, है ना, जितना 1 2 पे लगा रहा होगा उतना ही 2 1 पे लगा रहा होगा। यानी इस वाली इक्वेशन में देखिए हमें एफ नेट निकालना था 2 पर, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो N23, जितना 3 2 पे लगा रहा होगा उतना ही 2 3 पे लगा रहा होगा, N32 कितना है 6 न्यूटन, तो N23 कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। लो भैया ये देखिए N21 जितना 1 2 पे लगा रहा होगा उतना ही 2 1 पे लगा रहा होगा, तो N21 की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 न्यूटन, रख दीजिए -2 न्यूटन, तो एफ नेट कितना आ गया बच्चों, एफ नेट आ गया 4 न्यूटन। लो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, बट यहाँ से तो बहुत बेसिक सा आइडिया लग गया था, हम लोगों को करने का कोई लॉजिक था नहीं, बट मैं फिर कह रहा हूँ अगर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर है ना, तो हम कैसे भी अप्रोच को लगाए आंसर तो निकलने वाला है। बस आपको याद क्या रखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स, वेट और टेंशन, ये सब चीजें आपको लगानी आनी चाहिए। और कॉन्टैक्ट फोर्स देखा था हम लोगों ने, जितना ये हाथ इसको दबाएगा उतना ही ये वाला उसको दबाने वाला है, इन केस अगर इक्विलिब्रियम में है तो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स 0, जितना मैं इसको धक्का मारूंगा वो भी मुझे उतना ही धक्का मारने वाला है। बात समझ में आई, दैट्स वाई मैंने बोला कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करेगा, जितना 3 2 को पुश करेगा उतना ही 2 3 को भी पुश करने वाला है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने यही निकाला, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, पूरा सिस्टम कंस्ट्रेंट है तो चलेगा तो इसी डायरेक्शन में, कितनी एक्सेलरेशन से a, वो हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने दोनों ही मेथड से निकाल दिया, एक तो एक लाइन का आंसर था, डायरेक्ट हम लोगों को पता लग गया कि 4 न्यूटन आने वाले हैं। अगर हम N23 और N21 से भी निकालना चाहें
तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। हालांकि मैं जब कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी भी हम चर्चा कर सकते हैं स्ट्रिंग के बारे में। पहली बात तो ये स्ट्रिंग लाइट है। लाइट का मतलब मासलेस, यानी स्ट्रिंग के मास को कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्ट्रिंग मासलेस है तभी इस किसी भी एक स्ट्रिंग में टेंशन किसी भी पॉइंट पर सेम रहने वाली है। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है बच्चों, मासलेस है, यानी कोई मास नहीं है इसके पास, नहीं मास है तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो भी टेंशन रहेगी वो सेम रहने वाली है। टेंशन किसी भी पॉइंट पर सेम रहने वाली है, ठीक है ना। और टेंशन लगती है स्ट्रिंग के अलोंग हमेशा ऐसे लगेगी कि वो लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, बट टेंशन हर पॉइंट पर रहेगी सेम। बात समझ में आई? अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो ये पॉइंट लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, ये वाला पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, बट रहेगी सेम। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि जो इसकी लेंथ है ना बच्चों, मान लो ये लेंथ है आपके पास 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर। अब इस पे कितना भी फोर्स क्यों ना लगाऊं, लेंथ 1 मीटर से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल, टोट, टाइट, एकदम टाइट रहनी चाहिए। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रिंग, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड टोट। अच्छा एक बात और बताओ, अगर इसका फोर्स लग रहा है और ये स्ट्रिंग मान लो जैसे कि दिखाई दे रहा है इस पे 14 न्यूटन लग रहा है, तो ये ब्लॉक चलेगा, इस ब्लॉक के साथ ये रस्सी जुड़ी हुई है तो ये भी ब्लॉक चलेगा, ये भी रस्सी जुड़ी हुई है, ये भी ब्लॉक चलेगा। यानी ये कंस्ट्रेंड है चलने के लिए, मजबूर है चलने के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अच्छा, बंधा हुआ तो क्या होगा, जो कि फोर्स लगाएगा, क्या सर इस रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी? नहीं बढ़नी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल है। क्या ये सर लूज हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोट कंडीशन है कि वो टाइट ही रहनी चाहिए। मास तो है ही नहीं तो मासलेस तो रहेगी। अच्छा एक बात हो, अब कई बच्चों के दिमाग में वो चर्चा आती, सर फोर्स लगेगा तो ये तो टूटने की संभावना है, टूटेगी कब? देखना ध्यान से भैया, ये हमारे पास स्ट्रिंग है ना बच्चों, मोटा बना दिया देखने के लिए। अब ये स्ट्रिंग के 2 पॉइंट्स मान लो ए और बी, और इन ए बी के बीच में दूरी मान लो x। इस पे मैंने फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से क्या होगा सर? देखिए रस्सी तो चलेगी, रस्सी चलेगी तो ये वाला पार्टिकल भी चलेगा और ये वाला पार्टिकल भी चलेगा, और दोनों ऐसे चलेंगे कि इनके बीच की लेंथ जो कि x है वो सेम रहे। वो कब रहेगी? कब रहेगी सर? दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी va और vb क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर लेंथ इन दोनों के बीच की लेंथ फिक्स रहेगी, लेंथ कांस्टेंट रहने वाली है, लेंथ यानी x अगर कांस्टेंट है, x अगर कांस्टेंट है, बेटे प्लीज पे अटेंशन, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं dx by dt, dx by dt, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dx by dt क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी। क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी। ओके सर। अच्छा एक बात और बताओ, अगर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से, मतलब हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां से कि जो भी पार्टिकल है ना उनके बीच में कितना भी सेपरेशन क्यों ना हो जाए, वो सेपरेशन थ्रू आउट द मोशन फिक्स रहने वाला है। पहली बात तो थ्रू आउट द मोशन फिक्स। दूसरी बात, जितनी वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल चलेगा ना बच्चों, उतनी ही वेलोसिटी से ये भी चलना चाहिए। समझ में भी आता है, क्योंकि अगर इन दोनों में वेलोसिटी का वेरिएशन आ गया, एक चल रहा है 2 मीटर से, एक चल रहा है 4 मीटर से, तो इनके बीच में तनाव आ जाएगा, यानी ये दोनों टूटने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना? तीसरी चीज, जिस एक्सेलरेशन से जिस वेलोसिटी से ये चलेगा सेम चलने वाला है। परफेक्ट। ये तो हमें कांस्टेंट है, समझ में आना चाहिए कि इस वाले सिस्टम में जो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन रहने वाली है वही इस रस्सी के पार्टिकल की रहने वाली है, जो कि रस्सी का पार्टिकल की मजबूरी है कि उनके हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। तो इस वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम रहेगी, तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी सेम आनी चाहिए।
इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम रहेगी तो इस वाली रस्सी की भी एक्सेलरेशन सेम रहेगी, इसकी भी एक्सेलरेशन सेम आनी चाहिए। तो पहली बात तो ऐसे ही है, हम लोग बेसिक आइडिया लगा के, कंस्ट्रेंट का आइडिया लगा के, और कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि स्ट्रिंग है, लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है और टॉट है, और कंडीशन होनी भी चाहिए। नहीं होगा अगर कोई सी भी एक कंडीशन को इग्नोर कर देते, मान लो लाइट नहीं बोल के मासलेस नहीं बोल के मास बोल देते, अगर मास होगा स्ट्रिंग का तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए हम बार बार मासलेस बोलेंगे। फिर बोला जाता है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, इस पे कितना भी वेलोसिटी, कितना भी एक्सेलरेशन, कितना भी फोर्स लगाया जाए, इसकी लेंथ वेरी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, लेंथ वेरी नहीं करनी चाहिए तो हमें समझ में आ गया कि इसकी रस्सी के हर पॉइंट की एक्सेलरेशन, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक एनालिसिस किया है। चलिए अब देखिए इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए। तो बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है और टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। अच्छा, क्यों ना हम एक बेसिक और कर लेते हैं। ये 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चलो इस पे एक टेंशन मान लेते हैं T1 इधर और इधर T1। रस्सी सेम है, मासलेस है, टेंशन सेम रहेगी। इधर देखिए T2 इधर और T2 इधर कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो वेरिएबल कितने, जो कि हमें पता है पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा तो ए एक्सेलरेशन से, मजबूरी है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन का वेरिएशन आ गया तो रस्सी के टूटने की पूरी प्रोबेबिलिटी और रस्सी को तोड़ने नहीं देना। चलिए अब क्या करें सर। तो अब देखिए क्यों ना मैं इसका, देखो कितने वेरिएबल आ गए 1 2 3, और मैथ्स क्या कहता है जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें FBD आता है अभी, तो FBD बनाते हैं। इस 1 किलोग्राम का FBD बनाओ, चलो 1 किलोग्राम का FBD। अब देखिए मतलब वर्टिकल फोर्सेस की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा, बट वर्टिकल फोर्स से क्या है, क्योंकि कंस्ट्रेंट ये इधर चलेगा तो क्यों ना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के ही बारे में चर्चा की जाए। वर्टिकल को आप वैसे एनालिसिस कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि इस पे ग्राउंड ऊपर लगा रहा होगा, इसका खुद का mg नीचे लग रहा होगा, वो आपकी प्रैक्टिस है। बट अभी हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली ही चल रहा है। तो चलिए 1 किलोग्राम का FBD बनाते हैं, FBD ऑफ 1 किलोग्राम। तो बच्चों देखिए 1 किलोग्राम पे 14 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक टेंशन T1 इधर लग रहा है। मास कितना है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इधर है। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है राइट में लेके जाने के लिए, तो नेट फोर्स कितना लगा 14 माइनस T1, 14 माइनस T1 दिस इज इक्वल्स टू m इंटू 1, m इंटू a, यानी 1 इंटू a। लो भैया एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। दूसरी कहां से बनाई, क्यों नहीं दूसरा इससे बनाया जाए बच्चे। FBD ऑफ 2 किलोग्राम देखिए, FBD ऑफ 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का अगर मैं पॉइंट मास मान लूं, ये मास 2 किलोग्राम है, इस पे एक फोर्स लग रहा है T1 इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है T2 इस डायरेक्शन में, स्टिल इसमें एक्सेलरेशन इधर ही है। तो विच वन इज हायर, T1 इज हायर, तो T1 माइनस T2 दिस इज इक्वल्स टू 2 इनटू a। लो जी सर सेकंड इक्वेशन आ गई। क्यों ना अब इसका एक्सेलरेशन बनाया जाए बच्चे, चलिए बनाते हैं। तो यहां से देखिए 4 किलोग्राम है ना, इधर फोर्स लग रहा है T2 बस, एक्सेलरेशन भी इधर ही है a। अरे सर ये तो बहुत सिंपल बन गया, यानी T2 दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 4 इनटू a। देखो ध्यान से, क्यों ना ये T2 की वैल्यू को उठा के मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, तो देखिए क्या बना, पुट थर्ड इन सेकंड, put third in second, तो what will we have T1 minus T2 की वैल्यू आई है 4a, this is equals to 2a, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 6a, T1 की वैल्यू कितनी आएगी 6a। चलो T1 की वैल्यू क्यों ना उठा के यहाँ पे रख दी जाए फर्स्ट में, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, पुट फोर्थ इन फर्स्ट, 14 minus 6a this is equals to a, तो 14 this is equals to 7a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम लोगों को अभी FBD से
इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। लाइन तो एक ही लाइन का आंसर था सर, कंस्ट्रेंट है, पूरा सिस्टम एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो क्यों ना एफ नेट और टोटल मास करके एक्सेलरेशन निकाली जाए। एफ नेट कितना है बेटा 14 न्यूटन। ये तो सब इंटरनल फोर्सेस है, बाद में बात करेंगे, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, टेंशन नहीं लेना। एफ नेट देखो पूरा कितना बचा है, बस 14 न्यूटन, 14 न्यूटन। पूरे सिस्टम का मास कितना है 4217, लो जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट। बट अभी क्यों हमें ये लेंदी प्रोसेस लेके चलना है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना कंस्ट्रेंट मोशन, उसमें हम पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और पुली ब्लॉक सिस्टम जब पढ़ेंगे ना बच्चे, तो एफबीडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एफबीडी बनाना आना चाहिए और एफबीडी से हमें इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। सिंपल मैथ्स का लॉजिक, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन हम लोग कैपेबल होने चाहिए। फिर तो एक दूसरे में वैल्यूज को रखना है और वी कैन इजिली सोल्व द आंसर। बताइए आया? चलिए, अब हमसे बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक निकाल लिया। हर एक ब्लॉक कंस्ट्रेंट है तो 2 to 2 से चलने वाला है। बोला गया टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यानी T1 और T2 भी हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें ये तो पता लग गया बच्चों, देखो A की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, T2 आ गया, कितना आ गया 4 × 2 8 न्यूटन। अच्छा T2 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, इधर लेके आ जाओ तो T1 आ गया 12 न्यूटन। खत्म, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग इनको निकाल सकते हैं। बट सबसे पहले बेसिक चीजें क्या है कि आपको स्ट्रिंग पता होनी चाहिए, इनएक्सटेंशिबल, दूसरी चीज टॉट और तीसरी चीज मासलेस। होगा तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी पूरी स्ट्रिंग एक ही वेलोसिटी से एक ही एक्सेलरेशन से जाने वाली है। बात समझ में आ गई? फिर ऐसे सिस्टम में आ जाए तो आपको एफबीडी से बनाना भी आना चाहिए और कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो कितना है 14 न्यूटन, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम कितना है 7, एक्सेलरेशन वहां से भी आ गया। ऐसे भी करेंगे तो विल हैव सेम एक्सेलरेशन, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। बात समझ में आई बच्चों? आई होप ये वाला पैटर्न भी आया होगा। अब देखिए इस पैटर्न में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एनालाइज किया था, अब इसमें देखा आ गया होगा आपको समझ में, यानी कोई ऐसा सिस्टम है और हम ऐसे ऊपर खींच रहे, अब ऊपर खींचे तो कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वर्टिकल फोर्स। ऐसे चल रहे थे तो कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स। बस अब यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस को भी एनालाइज करेंगे। दोबारा देखो, यहाँ पर हम लोगों ने m×g यानी 4g 2g 1g इनके बारे में कोई एनालिसिस नहीं किया था, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे थे और मेरा पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो मुझे वर्टिकल फोर्सेस का वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसको किस डायरेक्शन में सिस्टम जा रहा है। वर्टिकल तो वर्टिकल ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। आई होप ये सिस्टम समझ में आया होगा आपको, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया, टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालनी है हम लोगों को। बहुत बेसिक सा आइडिया है। अब देखिए, चलो फिर दोबारा से वही करते हैं। सर ये 4 किलोग्राम, देखो अब आपको सब चीजें आनी चाहिए। ये ऊपर लग रहा है 120 न्यूटन, ठीक है ना। ये एक स्ट्रिंग से इसको जोड़ दिया गया है, ये है 2 किलोग्राम। चलिए अब फोर्सेस एनालाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल फोर्स रोल में आ जाएगा। यहाँ नीचे कितना लग रहा है 2g, रोप है तो इसमें टेंशन T मान, अब तो एक ही रोप है एक ही टेंशन मान लेते हैं T। अच्छा इसमें एक और फोर्स नीचे लग रहा होगा 4g, ठीक है ना। अब देखो ये ब्लॉक A बोल देते हैं, ये ब्लॉक B बोल लेते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। कितने वेरिएबल आ गए बच्चों, 1 यानी A और T यानी 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन। तो क्यों ना एफबीडी बनाया जाए। एफबीडी ऑफ 4 किलोग्राम बनाते हैं। सभी बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे बच्चों। 4 किलोग्राम को एक मास मान लेते हैं सर, पॉइंट मास। 4 किलोग्राम इसका मास है। ऊपर लग रहा है 120 न्यूटन और नीचे लग रहा है 4g और एक और फोर्स लग रहा है T। अब देखो ऊपर लग रहा है 120 न्यूटन, नीचे लग रहा है 4g + T, बट उसके बावजूद भी ये ऊपर जा रहा है, यानी 120 न्यूटन बड़ा है। तो एफ नेट कितना आ गया बच्चों, एफ नेट कितना आ गया 120 - T + 4g, g की वैल्यू 10 लेके चलेंगे बच्चों। चलो
एफ नेट बोले तो किस पे एफ नेट निकालना है? एफ नेट का फॉर्मूला याद रखना, सेकंड लॉ का रिजल्ट है बच्चे। एम बोले तो 4 इंटू ए नहीं पता, 120 माइनस टी माइनस 40 यानी 4a दिस इज इक्वल्स टू 80 माइनस टी। लो जी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब क्यों ना इसको करें सोल्व। FBD ऑफ बी बनाते हैं, FBD ऑफ बी बनाते हैं। तो बी पे देखिए t ऊपर लग रहा है, 2g नीचे लग रहा है, तो t माइनस 2g इंटू एफ नेट। एफ नेट किस पे लग रहा है? 2 इंटू एक्सेलेरेशन ए। लो बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सोल्व कर लिया जाए या कर लोगे? चलो कर लेते हैं। सोल्व करते हैं तो अगर ध्यान से देखें तो इधर आया 2a, इधर आया t माइनस 2g। डायरेक्ट ऐड क्यों ना कर दूं मैं इसको, है ना? 2g की बोले 2 इंटू जी 20, डायरेक्ट ऐड करो, एक प्लस का एक माइनस का, ये आ गया 6a, दिस इज इक्वल्स टू 60 यानी a की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में जो सस्ती सी लग रही है उसमें पुट कर दो, इसमें कर देते हैं। चलो तो ये कितना आ गया बच्चे? t दिस इज इक्वल्स टू माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 यानी t की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। अच्छा ना, माय क्वेश्चन इज, ये जो हम बोलते हैं 1 न्यूटन 2 न्यूटन 40 न्यूटन 100 न्यूटन फोर्स लगा दो, 200 न्यूटन फोर्स लगा दो, अरे बीइंग योर यंगर ब्रदर, मान लो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम 11th में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, ये न्यूमेरिकल कर दी वो कर दी, मैं सिंपल आपसे आके पूछा भैया भैया दीदी दीदी मुझे ना ये बताओ ये 1 न्यूटन होता कितना है? भाई तुम तो 120 न्यूटन 1000 न्यूटन 10,000 न्यूटन के बारे में बात करते हो, मुझे नहीं समझ में आता ये 1 न्यूटन होता कितना है। अब उसको कैसे समझाओगे? सोचो सोचो, इसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट सोचना जरूर है आपको। सोचो 1 न्यूटन फोर्स हम कैसे फील करेंगे कि कितना कितना मास रखा जाए, कितना रखूं कि मुझे 1 न्यूटन एग्जैक्ट 1 न्यूटन की फील आ जाए। ठीक है ना, सोचना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे पुली के बारे में। तो पुली को देखा तो कुछ दिल में ख्याल आया, याद आया कुछ? ये करता क्या है भाई? देखी तो है हम लोगों ने, कहाँ देखी है बताओ? गांव में जब जाते थे तो कुएं से जब पानी निकालते थे तो पुली होती थी हमें, है ना? ऐसा पुली बेसिकली पुल मतलब खींचना। अच्छा कभी एनालाइज करना आप लोग, गांव में अगर हम, गांव में छोड़ो कहीं पर भी नियर बाय भी, अगर हम कुएं में वेल में एक बकेट डाल दे और उसको ऐसे खींचे, जान निकल जाती थी, है ना? फिर हमें क्या आया, क्यों ना जो ये फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं हम ऐसे लगाए ग्रेविटी की हेल्प से, है ना? mg नीचे की तरफ ऐसे पुल करना और ये ऊपर ऐसे खींचना, ये मुश्किल होता है, ये इजी रहता है ना? तो पुली बेसिकली क्या काम करता है? तो पुली फोर्स लगाने की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सबसे बेसिक काम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ही चेंज कर देता है। पहले हम ऐसे फोर्स लगा रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे थे, है ना? फिर हम लोगों ने पुली लगा दी, अब उसके ऊपर से रस्सी लेके आ गए और फिर हम अब ऐसे कर रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो गई पहली बात। अच्छा इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमें ना फोर्स लगाने में कन्वीनियंसी आ गई। पहले हम ऐसे बहुत मुश्किल से फोर्स लगा रहे थे, अब ऐसे बहुत सिंपल है। देखी होगी बाहुबली में जब वो उसकी राजा बल्लभ की पिक्चर मूर्ति को खींच रहे होते हैं तो वो पुली की हेल्प से ही लगाती है। बात समझ में आई? तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, इट इज अ सर्कुलर डिस्क बेसिकली। ये कुछ ये डायग्राम है, ये जो ये वाली लाइन है ये इसकी एक्सिस मानी जाती है और इसके ऊपर से हम ऐसे रस्सी को ऐसे रोटेट, रस्सी को लेके आते हैं इसके ऊपर के सरफेस से। ठीक है ना? अच्छा अभी हम रोटेशन चैप्टर तक मान के चलेंगे कि मेरी आइडल पुली है। जैसे हम लोगों ने बोला कि जो भी स्ट्रिंग मानेंगे वो हम लोग मानेंगे मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और टॉट। सिमिलरली इन द सेम फैशन जो ये पुली मानेंगे एक आइडल पुली होगी। आइडल पुली बेसिकली लाइट पुली भी लिखी आती है कई बारी, तो लाइट पुली का भी वही मतलब है बेटा, मासलेस यानी कोई मास कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी कि जब इसके सरफेस पे ना कोई फ्रिक्शन, यानी जब जैसे जैसे हम रस्सी को खींचेंगे ना
तो लिटरली तो पुली घूमती है, और वो घूमती किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि इसके सरफेस पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने पुली को भी मासलेस बोला, हम लोगों ने स्ट्रिंग को भी मासलेस बोला, याद रखना। अब हमसे कई बार पूछा जाता है कि इस पुली का एफबीडी बनाओ। अच्छा पुली दिखती कैसे? अब जब हमारी बुक्स में दिखाई देगी ना, वो पुली बहुत बेसिक सी है। ये हमारे पास कोई भी रिजिड सपोर्ट रहेगा जिसपे हम लोगों ने पुली को हैंग किया हुआ होगा, ये वो पॉइंट ए, ये पुली, ठीक है ना, ये ऐसे पुली दिखाई देगी। और पुली के ए ऐसे ये रस्सी, हम लोग ऐसे रस्सी को इसके ऊपर से लेके जाएंगे, और यहाँ कोई भी हम लोग ब्लॉक लगा देंगे, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। चलिए ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, लेकिन अभी हम पुली के बारे में बेसिक एनालिसिस करेंगे कि जिसको आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अब क्यों ना मैं पुली का एफबीडी बनाने की कोशिश करूं, पुली का जिसका एफबीडी बनाना है उसको निकालो। अब एक बार बताओ, ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ये ब्लॉक है जिसका मास m2 है। पहले सब पे फोर्सेज एनालाइज करें, ठीक है। m1g नीचे लगेगा सर, m2g भी नीचे लगेगा सर, इसमें टेंशन ऊपर लगेगी, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे लगेगी, जो कि ये पूरी एक ही रस्सी है सर, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, टोट है, तो इसमें टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहेगी, यानी सर इधर भी टी लगेगी, इधर भी टी लगेगी। अब ये जो पुली है, मान लो इसका मास m है, तो इसका वेट किधर लगेगा बच्चे? m इंटू जी, नीचे की डायरेक्शन में। ये जो रस्सी है इस पे एक टेंशन लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, T2 इधर लगेगी, T2 बोलो। ये तो हम लोगों ने इनके फोर्सेस को एनालाइज कर लिया। आई होप ये फोर्स लगाने आपको आ गई होंगी। चलिए अब एफबीडी पुली बनाते, तो पुली को हटाओ, पुली को हटाया जी। अब पुली पे ये देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो पुली पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया T2। एक लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया m इंटू जी, है ना। और ये पुली पे एक फोर्स इधर लग रहा है जिसका नाम हमने दे दिया T, और एक इधर लग रहा है जिसका नाम हमने दे दिया T। प्लीज पे अटेंशन मेरे बच्चों, रस्सी का जो ये वाला पार्ट पुली के ऊपर से गया हुआ है, ये वाला पार्ट जो कि ये भी मासलेस है, पुली भी मासलेस मान के चल रहे हैं, तो हम लोग मानेंगे कि ये वाला पार्ट अब पुली का ही पार्ट है, पुली का ही पार्ट है ये रस्सी वाला, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक की रस्सी। तो हमारे लिए रस्सी ये यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे, बस बात समझ में? ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। चलिए बहुत सुंदर से अब हमें पुली का एफबीडी बनाना था, तो दिस इज द एफबीडी ऑफ पुली। सभी फोर्सेस एनालाइज कर ली। यहाँ से यहाँ इस रोप का एफबीडी बनाना है, तो रोप को देखिए, ये रोप की एफबीडी बना ली बच्चे। इस रोप पे कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों? एक लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में टेंशन, एक लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन। अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है तो ये हमें आता है, ब्लॉक का एफबीडी बनाइए बच्चों। ब्लॉक का एफबीडी देखिए, एक लग रहा है m1g नीचे की डायरेक्शन में, एक लग रहा है T ऊपर की डायरेक्शन में। बोलो समझ में आया क्या? चलिए अच्छा एक बात बताइए बच्चों मुझे अब, जो कि ये हम लोगों को पूरे सभी सिस्टम का एफबीडी तो बनाना आ गया, आए ना। अब लेकिन जो ये मास m1 और m2 है, तो जब हम लोगों ने इस पे पुली पे लगाया, तो हो सकता है एक मास 10 किलोग्राम का हो सकता है, एक मास 2 किलोग्राम का हो, तो होगा ये ना कि एक मास ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, एक मास नीचे आता हुआ दिखाई देगा। एक मास ऊपर जाता हुआ, एक ही रस्सी से बंधे हुए तो कंस्ट्रेंड है, जितनी एक्सेलेरेशन से वो ऊपर जा रहा होगा उतनी ही एक्सेलेरेशन से वो नीचे आ रहा होगा। दीज आर सम बेसिक आइडियाज, बट अभी के लिए हम लोगों को इतना बताइए, पुली का ब्लॉक डायग्राम एफबीडी बनाना है, पुली का जो पुली निकालना है पुली को लगाइए। अच्छा एक चीज और, जो कि ये पुली अभी रस्सी से बंधी हुई है, टाइट है, यानी ये कहीं नहीं, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाने वाली, ध्यान रखना ना। ऐसी पुलीज को हम बोलते हैं फिक्स्ड पुलीज। जो फिक्स्ड पुलीज है, यानी इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, ये तो मूव नहीं करने वाली, तो फिक्स पुली है। देखिए अब इस पे ऊपर कितना लग रहा है, T2 इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, यानी T प्लस mg प्लस T। देखो बच्चे ध्यान से। अच्छा एक चीज और बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे सर पुली तो मासलेस है, मासलेस है तो मास की वैल्यू तो जीरो है, जीरो है तो यानी mg वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, यानी T2 किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ T।
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है, दोबारा देखो सर, जो कि हमारे पास पुली फिक्स्ड है, तो पुली पे 4 फोर्सेस लग रहे थे, T2, TT, mg। अच्छा पुली मासलेस भी है, यानी m की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0, यानी वेट 0 बन गया, यानी w की वैल्यू हो गई 0। तो जब इक्विवेलेंट फोर्स हम लोगों ने देखे तो दिखाई दिया कि जितना T2 ऊपर लग रहा होगा ना, ये दोनों भी नीचे लग रहे होंगे, TOT, दोनों टेंशन। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है, मासलेस है तो। अच्छा एक चीज और बताओ यहाँ से, ये सब चीजें जब हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, बहुत अच्छे से ब्रीफली पढ़ लिया, तो हमें एक तो ये रिलेशन समझ में आ गया। दूसरा क्या रिलेशन आया, मान लेते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर m1 बड़ा हुआ m2 के कंपैरिजन में, तो ये नीचे आ रहा होगा, इसका एक्सेलेरेशन a लगा लेते हैं, ये उतना ही एक्सेलेरेशन से a ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि कंस्ट्रेंड है, मजबूर है सर, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है सर। इनएक्सटेंसिबल का मतलब यानी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा एक चीज और, यहाँ से बहुत अच्छे से एनालाइज करते बच्चे। अब हमने बोला यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कंसीडर करेंगे, क्योंकि रोप का ये वाला पार्ट जो पुली के साथ है वो हम पुली का ही पार्ट मान लेते हैं, क्योंकि रोप भी मासलेस है और पुली भी मासलेस है। तो हमारे लिए ये जो स्ट्रिंग की लेंथ बनी, ये क्या बनी बच्चों, इस लेंथ का नाम बोल देते हैं x1, इसका लेंथ बोल देते हैं x2। और हमें पता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इस बात को, प्लीज पे अटेंशन। सर x1 x2 हमेशा बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इनएक्सटेंसिबल है, नहीं तो रस्सी टूटने की पूरी संभावना हो सकती है, टूटने नहीं देना। चलिए अच्छा क्यों ना एक बारी इसको डिफरेंशिएट किया जाए, देखो एक बारी करके देखते हैं, चलो करो। dx1 by dt प्लस dx2 by dt, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा ये dx1 by dt और dx2 by dt क्या बनी, सर ये तो वेलोसिटी बनी। किसकी बनी, अभी सब चर्चा करेंगे, घबराना मत, ये बन गई वेलोसिटी, ऐसे छोड़ दो बस। अच्छा एक बार और डिफरेंशिएट करूं, तो सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी डी स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, प्लस डी स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बार और बता दो बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, यानी dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इक्वल्स टू 0, यानी dx1 by dt is equal to minus of dx2 by dt, यानी dx1 by dt this is equals to minus dx2 by dt। ये क्या मतलब समझ में आया सर, आप सुनो, यानी a की वेलोसिटी जिधर होगी b के उसके अपोजिट होने वाली, पहली बात तो। अच्छा अब हम क्या करें, क्यों ना हम छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पार्टिकल बनकर यहाँ पुली पर ही बैठ जाए। अब पुली पे बैठ के सिचुएशंस को एनालाइज करना, पुली पे बैठ के पुली के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ध्यान से सुनना। तो पुली के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ बैठ जाओ, तो अब हमें m1 नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, m2 ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, ध्यान से सुनना, वही चीज यहाँ पे समझा रहा हूं कि जो ये dx1 by dt है, यानी वेलोसिटी है किसकी, a की, किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख सकता हूं velocity of a with respect to pulley, this is equals to minus velocity of b with respect to pulley। जब हम चीजों को पुली से एनालाइज करेंगे तो हमें एक ऊपर और एक नीचे आता हुआ दिखाई देगा, बट जो कि रस्सी के साथ बंधा हुआ है, कंस्ट्रेन्ड है, जितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि रस्सी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। ध्यान रखना बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली अब इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली। यानी जो भी एनालिसिस किया हम लोगों ने पुली के रेस्पेक्ट में किया है, छोटा सा चिंटू चोनू
ये सी छोटा सा पार्टिकल पुली पे बैठकर एनालाइज कर लो। देखा कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे आता हुआ दिखाई दिया। ये सब चीजें समझ में आई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्यों? दोबारा सुनिए, इनएक्सटेंसिबल है इसलिए वर्ड को पकड़ के चल रही है। लेंथ फिक्स, लेंथ कांस्टेंट। अब जब ये लेंथ का वेरिएशन होगा वही वेलोसिटी कहलाया जाएगा। तो करके देखा, फिर उसका वेलोसिटी का वेरिएशन एक्सेलरेशन कहलाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? सर इस पुली के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ से देखी, एनालाइज करी। आई होप ये सब चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों की। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखो, जब ये नीचे और ये ऊपर जा रहा है तो क्यों ना, अब कितने वेरिएबल बन गए? ध्यान से देखो, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। अब तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, मैथ्स का स्टैंडर्ड रूल है। तो एफबीडी आता है हमें बनाना। तो एफबीडी ए का बनाओ, बी का बनाओ, पुली का बनाओ। पुली का एफबीडी बनाए तो इक्वेशन तो आ गई 1। अब ए का एफबीडी बनाते, ए का एफबीडी बनाते, ए का एफबीडी बनाते बेटे। चलिए देखिए, अब ए पे देखो कौन लग रहा है, नीचे लग रहा है कौन? m1g। ऊपर लग रहा है कौन? t। उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन नीचे है, यानी एफ नेट का फॉर्मूला क्या बना? नीचे है, नीचे। तो m1g ज्यादा होगा, m1g में से t माइनस कर लो, ये एफ नेट बना। किस पे एफ नेट? m1 पे। तो m1 इंटू ए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना बेटे, एफ नेट की वैल्यू m इंटू ए होती है। एफ नेट नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे, उस सिस्टम का मास और वो कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चल रहा है। चलिए अब इधर देखिए, ये किधर जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। तो m2 का एफबीडी बनाते हैं। चलो बनाते हैं m2 का एफबीडी। तो m2 ये रहा बच्चों, पॉइंट मास माना, ऊपर लगा t, नीचे लगा m2g, और ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? a से ऊपर जा रहा है। तो t इज ग्रेटर, यानी t माइनस m2g दिस। ये तो हुआ एफ नेट। किस पे एफ नेट? m2 पे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। लो भैया, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, हमारा काम खत्म। सॉल्व कर लेना, आंसर आया। फिर कह रहा हूं, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। पुली के बेसिस को हमें समझ में आना चाहिए, पुली का एफबीडी बनाना आना चाहिए। पुली को, जो भी रस्सी पुली पे लगी हुई है वो पुली का ही मास कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि रस्सी भी मासलेस है, पुली भी मासलेस है। अच्छा, अगर पुली फिक्स्ड है, ध्यान रहे, पुली फिक्स्ड है तो ऊपर वाले जितने भी फोर्स लग रहे होंगे नीचे वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। जो कि पुली मासलेस है तो वेट mg 0 हो जाएगा। तो टेंशन में एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया। फिर हम लोगों को देखा, ये बहुत बेसिक सच एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया कि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करके देखा विद रिस्पेक्ट टू पुली, विद रिस्पेक्ट टू पुली, पुली पर बैठ के एनालाइज किया। तो एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे, एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे दिखाई देगा। टेंशन नहीं लेना हम लोगों को। ये सब चीजें हम लोगों ने करी। जल्दी बताइए, क्या ये पुली का बेसिक एनालिसिस समझ में आया? चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, सेकंड वेरिएशन देखते हैं पुली में। अगर ऐसा आ जाए तो कैसे करें सर? बहुत बेसिक है। सबसे पहले पुली का एफबीडी बनाते हैं। अब पुली के लिए देखिए, ये दिस इज द पुली, एक m1g नीचे लग रहा होगा बच्चों, और सरफेस इस पे एक नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है ना? इस पे देखिए m2g नीचे लग रहा होगा बच्चों, जो कि एक ही रस्सी है, टेंशन विल रिमेन सेम। तो ये t, इधर भी t, इधर भी t और इधर भी t। ध्यान से सुना, यहाँ से बहुत मतलब जनरल नॉलेज की बातें हैं। चलिए, तो देख के तो ये लग रहा है कि ये मास ऐसे नीचे जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा, यानी इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कहीं ऐसे आने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, क्यों ना मैं पुली का एफबीडी बनाऊं। पुली का एफबीडी देखते हैं। देखो, पुली के एफबीडी पे अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो इस पे एक टेंशन इधर आई और एक टेंशन इधर आई, यानी पुली पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक x डायरेक्शन में, एक y नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो पुली पे नेट फोर्स किधर लगा? तो सर पैरेललोग्राम लगाओ ना, नेट फोर्स तो इधर लगा, ये आ गया टी नेट। प्लीज पे अटेंशन बच्चों। बट क्या ये पुली चली? क्या नहीं, पुली तो फिक्स है।
पुली फिक्स है ना, बट फोर्स तो लग रहा है। टी नेट किधर, ए डायरेक्शन में। ध्यान से सुना, क्या ये दिस इज हिंज, हिंज हिंज वो जो दरवाजों में लगाते ना हम कब्जा, हाँ वो कब्जा है। अब देखो क्या हुआ सर, इस पुली को इस हिंज ने रोका हुआ है, यानी ये कांटेक्ट फोर्स है। पुली पे नेट फोर्स टेंशन के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो ये हिंज है, हिंज कांटेक्ट फोर्स, ये तो एक पॉइंट है, लेकिन कांटेक्ट फोर्स हमें आता है ये एक डिस्क है, तो डिस्क के रेडियली यानी ये हिंज इस पे इधर एक नेट फोर्स निकालेगा F ड्यू टू हिंज, और ये हिंज फोर्स इसको बैलेंस करेगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? दोबारा देखिए, अगर मैं खाली देखूं तो पुली पे दो फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड टेंशन, एक हॉरिजॉन्टल टेंशन। तो नेट फोर्स किधर लगा, दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लो। तो पुली को कायदा कहता है कि इस डायरेक्शन में चलना चाहिए था, बट पुली स्टेशनरी है, इसका मतलब कि कोई ना कोई उसको रोके हुए है। कौन? हिंज। अब हिंज इसको रोकने के लिए क्या करेगा, इस पे इधर है तो हिंज उधर लगा देगा। यानी अगर मैं हिंज के भी दो कंपोनेंट करूं तो एक Fy बन जाएगा और एक Fx बन जाएगा। यानी Fy वर्टिकल फोर्स किसके बराबर, टेंशन अगर रेस्ट पर है तो, हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर, ये भी टेंशन अगर रेस्ट पर है तो। ये तो बेसिक चर्चा देख ली हम लोगों ने पुली की। बात समझ में आई? बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक नॉलेज थी आप लोगों के लिए। अच्छा, अब सर अब हमसे दोबारा पूछा जाए कि एक्सेलेरेशन निकालो, टेंशन निकालो, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, FBD याद है? वेरी गुड। चलिए इसका M2 का FBD बनाते हैं बच्चों। M2 का FBD देखिए बच्चों, इक्वेशन क्या हमारे पास जो यूज होने वाली, Fnet दिस इज इक्वल्स टू M into A। बस Fnet देखो, Fnet यानी नेट फोर्स किधर है, M2G नीचे लग रहा है बच्चों, ऊपर कितना है बच्चों, टेंशन, उसके बावजूद भी नीचे एक्सेलेरेशन है। तो विच वन इज ग्रेटर, M2G ग्रेटर है। तो नेट फोर्स कितना बना, Fnet की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, M2G माइनस टेंशन किस पे लग रहा है, M2, यानी M2 कितनी एक्सेलेरेशन है, लो जी, इक्वेशन नंबर 1 डन। आ जाइए अब M1 का FBD बनाते हैं। M1 का FBD बनाओ, चलो बच्चों जल्दी M1 का FBD बनाओ। इधर लगी टेंशन और इधर ही एक्सेलेरेशन। अरे ये तो बड़ा सिंपल बना रहे हैं, तो कोई इधर ओपोनेंट अपोजिशन वाला फोर्स तो है नहीं, यानी T दिस इज इक्वल्स टू T नेट फोर्स हो गया, M1 into A, खत्म। T की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, विल हैव A एक्सेलेरेशन। बोलो आया समझ में? जल्दी बताइए, ये सॉल्व कर लेंगे क्या आप? T की और एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे, पक्का? T की तो डायरेक्टली आ गई, T की तो आएगी। T की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, A की भी, चलो मैं निकाल ही देता हूँ, पुट कीजिए यहाँ पे। तो M2G दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सेकंड, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो व्हाट विल वी हैव, M2G माइनस M1G आएगा बच्चे, नहीं हाँ ठीक है, M1A ठीक है, परफेक्ट। M1A ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू M2A। तो M2G किसके बराबर आया बच्चों, M1 उधर जाके प्लस हो गया, M2 दिस इज इक्वल्स टू A। लो भैया, तो M2G किसके बराबर हो गया बच्चे, M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 दिस इज इक्वल्स टू A। सिंपल, एक्सेलेरेशन भी आ गया हमारे पास। M1 M2 गिवन होंगे, G पता होगा, रखेंगे वैल्यू एंड वी विल फाइंड। बात समझ में आई? पक्का? दोबारा देखिए, बस यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था वो हिंज के बारे में बताना था कि हिंज इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, ऐसा लगाएगा कि इसमें नेट फोर्स 0 हो जाए। और इस पे नेट फोर्स कौन लगा रहा था, टेंशन, इधर हिंज लगाएगा उधर। तो हिंज के दो कंपोनेंट कर लिए, इधर नेगेटिव वाई में लग रहा था तो हिंज पॉजिटिव वाई में लगाएगा, जितना नेगेटिव वाई में उतना ही पॉजिटिव वाई में। ये पॉजिटिव एक्स में लगा रहा था तो हिंज किधर लगाएगा, नेगेटिव एक्स में। बात समझ में आई? पक्का? चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं फिर बोलूँगा, ये क्वेश्चन IIT JEE में बहुत बारी पूछा गया है। इसी से मिलते जुलते, डायग्राम चेंज कर देते, वैल्यू चेंज कर देते, आंसर निकाले जाते हैं। तो बोला गया कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पहली बात, पुली फिक्स्ड है, अभी कोई पुली मूव नहीं कर रही, ठीक है ना। हाँ, ये M1 है, ये M है, ये M√2 है। बोला गया हमसे टेंशन निकालो और ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये नॉट है हमारे पास, तो
हम मान लेते कि रस्सी में यहाँ पे आके रस्सी चेंज हो गई है, मान लेते हैं, हमें क्या है, सेम होगी तो टेंशन बराबर आ जाएंगी, अलग होगी तो रहने देते। चलिए अब इसके पहले निकालते हैं हम फोर्सेस को, एनालिसिस करते हैं। तो mg नीचे लग रहा है, इक्विलिब्रियम में बच्चे ध्यान रखना, टेंशन ऊपर, ये टेंशन, सेम रस्सी है, टेंशन और ये टेंशन, ये इधर और ये इधर, लो या T1 कर लो अभी, ठीक है ना। ये रस्सी चेंज हो गई, मान लेते हैं T2, ये T2, नीचे T2, ऊपर T2 और ये mg। चलिए अब ये आ गया हमारे पास m√2g, इधर T3, इधर T3। चलो ठीक है ना, पुली तो फिक्स्ड है, आप मानना चाहो ऊपर मान लेते T4, T4, T5, T5। कितने वेरिएबल हो सर, ये तो बहुत वेरिएबल बन गए, 5 ही है, एक्सेलेरेशन तो होने वाला नहीं क्योंकि रेस्ट पर है, तो 5 वेरिएबल, 5 इक्वेशन। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। फिक्स पुली है, फिक्स पुली है, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2 बनाते हैं ना, पुली के बना लेते पहले। T4 दिस इज इक्वल्स टू ओ। अब ध्यान रखना बच्चों, ये पुली में ऐसे ऐसे आ गया, अगर ऐसे होता तो मैं लिख देता डायरेक्ट कि T4 दिस इज इक्वल्स टू T1 T2। बात समझ में आई ना, यानी इसका एक कंपोनेंट ए डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। अभी बात समझ में आई। चलिए अब देखो, जो कि सिस्टम रेस्ट पर है, सिस्टम रेस्ट पर है, पुली भी रेस्ट पर होने वाली है। चलिए अब क्यों ना ऐसा किया जाए, देखो ध्यान से, इस नोट का एफबीडी बनाया जाए। नोट का एफबीडी बनाता हूं तो इस नोट पे कितना लगा, देखो इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1 और ये एंगल है थीटा, ये हमें पता नहीं तो हमने मान लिया अल्फा, हमें नहीं पता तो हमने अल्फा मान लिया। चलो अब बात करें इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, तो ब्लॉक का एफबीडी, अच्छा नीचे कितना लग रहा है बच्चों, नीचे लग रहा है T3, ठीक है। अब इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, तो ब्लॉक पे कितना लग रहा है बच्चों, m√2g नीचे और T3 ऊपर। देखिए मेजर हमें यही निकालना है, T1 T2 T3, और T3 और ये रेस्ट पर है तो यहां से एक रिलेशन तो हमें डायरेक्ट पता लग गया। लो जी देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये बोला गया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चलो अब इस T1 के क्यों ना दो कंपोनेंट किए जाए, T1 का ये कंपोनेंट T1 cos थीटा इधर और T1 sin थीटा इधर। T2 के भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं, T2 sin अल्फा इधर और T2 cos अल्फा ऊपर। अब देखो ध्यान से, जो नोट है, नोट पे कितने फोर्स लगे थे, दो ऊपर लगे बच्चे, कौन कौन, T1 cos थीटा और T2 cos अल्फा, ठीक है ना। इधर कौन लग रहा है बच्चे, T2 sin अल्फा और इधर कौन लग रहा है बच्चे, T1 sin थीटा, और नीचे कौन लग रहा है बच्चे, T3। चलो अब देखो इक्विलिब्रियम पे है, ये नॉट भी इक्विलिब्रियम पे है। चलो आप करो, ऊपर लगने वाला है इक्वल टू नीचे लगने वाला है, यानी T3 कितना, T3 दिस इज इक्वल टू T1 cos थीटा प्लस T2 cos ऑफ अल्फा। ए लो जी, सही है, आ जाओ। अब इधर देखिए कौन लग रहा है, T1 sin थीटा दिस इज इक्वल टू T2 sin अल्फा, ठीक है। अब ये रिलेशन आ गया हमारे पास, अब क्या करें क्या करें क्या करें, अब इसका एफबीडी बनाते हैं। अब एफबीडी क्या करें, m का एफबीडी देखिए, ऊपर T1 है नीचे mg है, रेस्ट पर है तो T1 मस्ट बी इक्वल टू mg, तो T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। इसका एफबीडी बनाते हैं बच्चों, T2 ऊपर है, mg नीचे बट रेस्ट पर है, तो T2 दिस इज इक्वल टू mg। देखो कितनी इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, इन 5 इक्वेशन। लो काम खत्म। अब ध्यान से देखना,
T1 mg के बराबर है, T2 भी mg के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? T1 T2 के बराबर है, T1 T2 के बराबर है। लो ये कहां से है? ऑन कंपैरिजन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपैरिजन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर T1 T2 के बराबर आ गया तो T1 T2 के बराबर है तो साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर आ गया, यानी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन अल्फा, यानी थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा, यानी यही जो हमने माना ये भी थीटा ही है। चलिए और बताइए। अच्छा सब चीजें समझ में आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। यहाँ पे रखो, ध्यान से देखना। T3 कितना बचा है? m√2g। T3 की वैल्यू रखना, T3 की वैल्यू रखो m, इस वाली इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में m√2g। अब देखो T1 T2 सेम, थीटा अल्फा सेम, तो ये तो बन गया 2t cos थीटा, 2t cos थीटा। लो जी, क्यों? मैंने T1 T2 को क्या लिख दिया? T1 दिस इज इक्वल टू T2 दिस इज इक्वल टू T। अब T की वैल्यू कितनी है? mg, रख दो m√2g दिस इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू g इंटू cos थीटा। लो जी, mg ने mg को मारा तो cos थीटा की वैल्यू आ गई बेटे √2/2। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? √2/2, यानी 1/√2, यानी 1/√2 का मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। थीटा भी 45 डिग्री, अल्फा भी 45 डिग्री, यानी ये एंगल एक 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। खत्म। टेंशन पूछी थी, टेंशन निकालो ना बच्चे। थीटा की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, m इंटू जी, T2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, T1 की वैल्यू आ गई, mg की टर्म्स में आएगा, बस बात खत्म। बोलो, मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा सुनिए। अच्छा क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ भी होता है। जब हम फिजिक्स लैब में देखेंगे ना तो पैरेललोग्राम लॉ प्रूफ भी यहीं से निकलता है हमारे पास। चलिए, कभी कभार वो ऐसे पूछ लेते हैं यहाँ पे कितना मास लगाऊं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये तो इन्होंने दे दिया है ना, यहाँ पे बोल देता लेट x मास है। अब कितना मास होना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? कोई भी आपको गिवन डेटा गिवन हो, कुछ ना कुछ वो पूछ लेता है। बताइए, समझ में आया क्या आपके लिए? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।